नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्येंद्र राय बीएसएस कॉलेज सुपौल में राजनीति विज्ञान में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना से परिचित कराऊंगा। यह टॉपिक बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में 3rd पेपर में सम्मिलित है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान के मूलभूत उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है और इसी के आधार पर ही किसी शासन व्यवस्था के लक्ष्यों उसकी नीतियों को निर्धारित किया जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ देना चाहता हूँ, उसके बाद बारी बारी से इसके जो मुख्य तत्व हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको समझाऊंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की पूरी प्रस्तावना है। इसमें अनेक शब्द हैं, अनेक तत्व हैं जिनका बारी बारी से मैं उल्लेख करूँगा। सबसे पहले आती है हम भारत के लोग। यहीं से भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है और अंत में समाप्त जो होता है वो होता है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात हम भारत के लोग संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला है संविधान के द्वारा अंतिम शक्ति या प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है और दूसरा है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। भारतीय संविधान थोपा नहीं गया है हमारे ऊपर, बल्कि यह भारतीय जनता द्वारा, भारत के लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है और भारतीय जनता ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। इसमें 4-5 महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ यह है कि आंतरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इच्छानुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छानुसार किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या संगठन का सदस्य बन सकता है या उससे बाहर निकल सकता है। इस हेतु उसे कोई अन्य शक्ति बाध्य नहीं कर सकती है। दूसरा है समाजवादी। संविधान सभा में अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारत को किसी विशेष दर्शन या विचारधारा से बांधना नहीं चाहते थे। लेकिन 1976 में तत्कालीन सरकार को ऐसा लगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक दिशा देनी चाहिए, इसलिए 1976 में एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया: समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। तो भारत ने समाजवादी व्यवस्था के जिस स्वरूप को अपनाया है वह तत्कालीन समाज व्यवस्थाओं से अलग है। भारत ने उसे अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनाया है। अगला है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। यद्यपि भारत सदैव से एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य रहा है, भारत में किसी धर्म को राजधर्म के रूप में नहीं अपनाया गया है और सभी धर्मों को समान अवसर और सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था है, परंतु इस शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया था। इसीलिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें अन्य शब्दों के साथ धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी सम्मिलित किया गया और इसका उद्देश्य ये था कि हम इस अवधारणा को और अधिक बल प्रदान करें।
अगला है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि भारत में राज्य सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता अपनी इस सत्ता का प्रयोग स्वयं न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से करती है। इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है गणराज्य। इसका तात्पर्य है कि भारत का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा वो वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। ब्रिटेन का उदाहरण लिया जाए, यद्यपि ब्रिटेन एक लोकतंत्र है किंतु गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का राज्य का जो प्रधान है वो वंशानुगत राजा होता है, न कि वो निर्वाचित होता है या चुना हुआ होता है। अगली विशेषता न्याय है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की अवधारणाओं को सम्मिलित किया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि व्यक्ति को व्यक्ति के कारण महत्व मिलना चाहिए। जाति, धर्म, वर्ण, नस्ल, लिंग, संपत्ति आदि के आधार पर व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा न्याय है आर्थिक न्याय। इसका तात्पर्य यह है कि हमें ऐसी व्यवस्था को अस्वीकार कर देना चाहिए या उसका अंत कर देना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा साधन विहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता है। सभी व्यक्तियों को उनकी दक्षता, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता के अनुसार और रोजगार और आय के साधन उपलब्ध होना चाहिए। अगले न्याय की अवधारणा है राजनीतिक न्याय। इसका तात्पर्य है कि व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर होना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ स्वतंत्रता के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में मूल अधिकारों द्वारा भी प्रदान की गई है। इस प्रकार की स्वतंत्रता को छीना या न्यून किया जाता है तो व्यक्ति को अधिकार है कि वो न्यायालय में जाए और न्यायालय से अपना अनुतोष प्रदान करे और अपने इन अधिकारों का संरक्षण करे, और न्यायालय इन अधिकारों का संरक्षण करता भी है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, वह है समता। प्रस्तावना प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्रदान करती है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार नहीं होंगे, विशेषाधिकार अनुपस्थित होंगे। हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक इसकी व्यवस्था भी की गई है। यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। यद्यपि हमने देखा है कि 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्दों को डाला गया था: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। लेकिन 1960 में बेरूबारी संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती के मामले में 1973 में यह प्रश्न आया तो न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भी अन्य भागों की तरह संविधान का एक भाग है और इसमें भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यद्यपि इस संशोधन से संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तावना की मुख्य बातें आज मैंने आपको बताई। अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक पर विचार किया जाएगा। नमस्कार।